हेलो। आज मैं आपको जेई एडवांस के या आईआईटी जेई के आए हुए कुछ क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैंने क्यों चुना है एज एन एग्जाम्पल, उसके मर्म को समझने के लिए आपको पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली ये कहानी मैंने बचपन में कभी सुनी थी और आज अनायास ही ये कहानी मुझे याद आ गई। एक राजा था। उस राजा के मंत्री ने रिजाइन कर दिया, तो राजा को नए मंत्री की ज़रूरत थी। उन्होंने मंत्री के अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया। दैट मीन्स जो भी गांव गांव में, शहर शहर में जाके उन्होंने एडवर्टीजमेंट करवाया कि हमें एक योग्य मंत्री की आवश्यकता है। तो फला फला तारीख को इसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जी। जेई एडवांस के सिलेक्शन के जैसा बड़ा ही टफ एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट के एक दिन पहले राजा ने सभी गांवों में दीवारों पे पोस्टर चिपकवा दिए, जिसमें टेस्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मेंशन कर दिया। उस पोस्टर में लिखा था कि कल मंत्री के एग्जाम में, टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया जाएगा। कैसा? पूरा क्वेश्चन नहीं था, कुछ इस तरह का हिंट था कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उस कमरे के दरवाजे पे एक ताला लगा होगा। आपको मैथ की एक कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं था, मैथ का एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, और जो आदमी मैथ के उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा और कमरे से बाहर आ पाएगा। तो जो व्यक्ति यह काम सबसे पहले कर लेगा उसी को अगला मंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये देखने के बाद कई पढ़े लिखे लोग तैयारी में जुट गए। उन्होंने गणित की जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध थी उनके पास, सबको रात भर क्या किया? रिवाइज किया। जैसे आप करते हो एग्जाम के पहले, बिल्कुल वैसा ही रिवाइज किया। ठीक है। नेक्स्ट डे इंटरव्यू का समय पे 3 लोग मंत्री बनने की इच्छा लेकर राजा के पास पहुंचे और कहा कि हम मंत्री बनना चाहते हैं। राजा ने कहा अच्छी बात है, चलिए आपको टेस्ट देना होगा। सभी को लेकर राजा एक बड़े हॉल में चले गए। हॉल के अंदर बढ़िया बैठने की व्यवस्था थी, कुछ किताबें भी थी, गणित की किताबें थी, मैथमेटिक्स की बुक थी, और कुछ कागज थे, कलम थे, जो भी चाहिए सब कुछ थे। राजा स्वयं भी उस कमरे के अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने पहले दरवाजे पे एक ताला, बोला आप लोग बैठ जाइए, आप लोग कंफर्टेबल होके बैठिए, मैं आपको अभी क्वेश्चन देता हूं। उन्होंने एक ताला दरवाजे के ऊपर लगा दिया और कहा कि अब आप लोगों को मैं मैथ का ये क्वेश्चन देता हूं। उन्होंने तीनों को एक एक पेज दे दिया जिसमें एक क्वेश्चन लिखा था, कोई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था। राजा ने कहा जो व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेगा वो जैसे ही ताले के पास जाएगा, ताले को टच करेगा, ताला ऑटोमेटिक खुल जाएगा, वो आदमी गेट से बाहर जा सकता है और उसी को मैं अपना मंत्री बनाऊंगा जो सबसे पहले ये काम करेगा। ठीक है। ऐसा कहकर उन्होंने सभी को काम पे लगा दिया। तो 3 में से 2 व्यक्ति तो किताबें पलटने लगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में जुट गए बड़े ध्यान से, और आधे घंटे तक बड़ा मशक्कत करते रहे। पर उन 3 में से एक व्यक्ति बड़ा आलसी किस्म का दिख रहा था, वो चुपचाप बैठा रहा, बढ़िया कुर्सी सोफे पे बैठा रहा। तो बाकी 2 लोगों ने भी उनसे पूछा कि भाई आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? बोले मैथ का ये क्वेश्चन तो मुझे कठिन लग रहा है। तो कभी वो राजा की तरफ देखता, राजा कभी उसको देखता। फिर अचानक से वो आदमी बैठा बैठा, बाकी 2 लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो आदमी बैठा बैठा थोड़ा बोर जैसा हो गया, लगता था ऐसा देख के। वो उठा, दरवाजे तक गया, उसने ताले को छुआ और ताला खुल गया और वो बड़े आसानी से कमरे के बाहर निकल गया। राजा दौड़कर उनके पास पहुंचे, बाकी 2 लोग तो हतप्रभ रह गए।
राजा ने पूछा, भाई तुमने ऐसा कैसे कर लिया, कैसे किया? इनफैक्ट राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? उसने कहा कि महाराज, मैं बैठे बैठे बड़ी देर से यही सोच रहा था कि किसी गणित के क्वेश्चन का ताले के खुलने से क्या रिश्ता हो सकता है। बहुत सोचने के बाद भी मुझे यह नहीं समझ में आया कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से ताला कैसे खुल सकता है। कुछ तो गड़बड़ है, और अगर ऐसा है तो क्यों ना पहले मैं ताले का मुआयना करूं, देखूं तो सही कि ताले में ऐसा क्या है कि मैथ का क्वेश्चन ही सॉल्व करने से वो खुलेगा। तो मैं तो ताले का मुआयना करने गया था, देखने गया था कि ताले में क्या ऐसा है। मैंने ताले को उलट पलट के देखा तो ताला तो खुल गया। ताला तो खुला पड़ा था, ताला तो बंद था ही नहीं, वो तो जस्ट ऐसे फंसाया हुआ था। तो मैंने जैसे ही उसे उलट पलट के देखा वो तो खुल गया, और खुल गया तो मैं बाहर आ गया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें ही मंत्री नियुक्त करता हूं। किसी ने भी आपको एक प्रॉब्लम दे दिया और उस प्रॉब्लम को देखते ही आप भिड़ गए, जो आप जानते हैं, जो आप फॉर्मूले पढ़ के गए हैं, उनके आधार पर आप लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने। बगैर क्वेश्चन को ठीक से समझे, बगैर उसके सारे एस्पेक्ट्स को चेक किए हुए आप जुड़ गए। आप जो जानते थे, आप जो चैप्टर पढ़ के गए हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखा, आपने सारे फॉर्मूले लगा दिए और आप पसीने पसीने हो गए, आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली तब जब आपको कह दिया गया हो कि बड़ा कठिन टेस्ट है, ये तो जेईई एडवांस का पेपर है, आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, तो आप तो एकदम डट के भिड़ जाते हो। ठीक है, भिड़ना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉमन सेंस को किनारे रखकर क्वेश्चन से लड़ाई करने लगते हैं, जबकि जरूरत होती है कि हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत आराम से, बिना घबराए हुए देखा जाए और फिर समझा जाए कि भाई इसमें पूछा क्या है और इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। फिजिक्स इज नॉट जस्ट फॉर्मूले एंड कैलकुलेशंस। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आईआईटी जेईई या जेईई एडवांस में कुछ नए पुराने क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही रैंडमली चुने हैं। उन क्वेश्चंस को आपको मैं दिखाता हूं। इस कहानी से उसका कितना सटीक कोरिलेशन है आपको अभी समझ में आएगा। शायद आप में से कुछ लोग अब वीडियो छोड़ने का मन बना रहे हो कि ये क्या कहानी थी। मत छोड़िए, रुक जाइए, सुनिए, देखिए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन है। जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन है। चलिए मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। आइए, आप में से बहुत सारे लोग जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, सॉल्व भी किया होगा, सॉल्यूशन भी दिया होगा टीचरों ने आपको, पर मेरे अंदाज से जरा इस क्वेश्चन को देखिए तो। आइए देखते हैं, बिल्कुल नया अंदाज, देखिए तो सही। अ बीकर ऑफ रेडियस आर, दिस बीकर हैज रेडियस आर, इट इज फिल्ड विथ वाटर, refractive index of water is 4/3 up to a height h. Water is filled up to height h as shown in the left figure. The beaker is kept on a horizontal table which is rotating with angular speed omega. The whole table is rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved. This makes this water surface curved. This water surface has got curved. आप में से जो लोग बहुत सिंसियर हैं, जिन्होंने ढंग से तैयारी की है, उनको शायद याद भी है कि ये जो शेप होता है कर्व का, वो पैराबोला के जैसा कुछ होता है, पैराबोलॉइड होता है इनफैक्ट, इजंट इट? हाँ, आपको जरूर याद होगा। Curved surface so that difference in height of water level at the center and at the circumference of the beaker is h. Now यहाँ पे ये सेंटर और ये जो पानी का किनारा है, इसके बीच का जो हाइट में डिफरेंस है, ये दिया हुआ है कि दिस इज स्मॉल h. इट इज गिवन। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से स्पिन कर रहा है, पानी की सरफेस ऐसे कर्व्ड हो गई है, ये टॉप और ये मिडिल के बीच का हाइट डिफरेंस है h। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, यहां लिखा है कि h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस कैपिटल H. h इज ऑल्सो वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द बीकर. दिस h इज वेरी स्मॉल, मतलब इसको शायद बहुत छोटे एंगुलर स्पीड से ही घुमाया गया है. टेक द सरफेस टू बी अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल. नाउ ये पैराबोलॉइड होता है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूम दैट दिस सरफेस इज रफली स्फेरिकल. क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम दैट दिस सरफेस इज स्फेरिकल विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर r. Radius of curvature of this surface is r.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट टाइप ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये बातें पूछी गई हैं। बेसिकली क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि दो बातें पूछी गई, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन एच और आर के साथ, और एक अपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर। ये बीकर का बॉटम जो है, अगर मैं ऊपर से यहां से कहीं से देख रहा हूं इसको, तो व्हाट इज इट्स अपरेंट डेप्थ, मतलब ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी है, isn't it? अब आप में से बहुत से लोग अगर अभी तक क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई कर लीजिए। मेरा दावा है कि आप में से मैक्सिमम लोग जल्दी से जल्दी इस कर्व सरफेस का वो जो इक्वेशन होता है वैसा कुछ लिखने की कोशिश शुरू कर देंगे, पैराबोलॉइड का इक्वेशन। इज इट रिक्वायर्ड? एक तो पहले इस क्वेश्चन में कहा गया कि अज्यूम कि ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है भाई, तो कोई भी कर्व सरफेस है उसके एक छोटे पार्ट को हम स्फेरिकल मान सकते हैं, ये भी सच है अपनी जगह। पर क्या वो जो इक्वेशन आपके दिमाग में चल रहा है वो इक्वेशन यहां लिखने की जरूरत है? आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं कि पानी को ऐसे सिलेंडर में घुमा दिया तो एक कर्व सरफेस का इक्वेशन लिखो, क्या उसकी जरूरत है? पहले हम फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ऑप्शन जो दिए हैं उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल आर, एच और स्मॉल आर में रिलेशन बताओ। क्या है ये तीन क्वांटिटी? ये सरफेस अगर एक स्फीयर का टुकड़ा है, मान लिया इस स्फीयर का रेडियस आर है, ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करो, उसका रेडियस आर है, उसका सेंटर है, ये आर आपके बीकर का रेडियस है, isn't it? और ये एच, स्मॉल एच, ये डेप्थ है, यही क्वेश्चन कह रहा है। और आपसे आर, आर और एच में रिलेशन लिखने को कहा जा रहा है। क्यों कोई भी फिजिक्स करेंगे? क्या आपको यह रिलेशन अभी तक नहीं दिखा? जरा और ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यस। कितनी भी ड्रामा की गई, कितनी भी कहानी बनाई गई, ये क्वेश्चन तो पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ भाई, ये अगर स्फेरिकल सरफेस है तो ये भी तो कैपिटल आर है, ये कितना है? एच, तो ये कितना हुआ? कैपिटल आर माइनस एच। सो दिस कैपिटल आर स्क्वायर is equal to small r square plus r minus h whole square. In this right angle triangle, this is r minus h, this is small r and this is capital R. हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस। यहां से आपको कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है, ये कैपिटल आर आपने बता दिया। बच्चों देखो, ये हमारा आंसर हो गया। कहां है फिजिक्स इसमें? कौन सा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? नहीं लगता ना? ओहो, आपको लग रहा है चलो एक पार्ट तो आपने बना दिया, दूसरा पार्ट तो बताओ ये कैसे बनेगा। आओ जरा देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। ये दूसरा पार्ट क्या है जरा देखना। अपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर, ये कर्व सरफेस है, हम यहां से इसको देख रहे हैं, इस पॉइंट की डेप्थ क्या दिखाई देगी? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, इजंट इट? कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। टूट पड़े बच्चे, टूट पड़े, फॉर्मूला लगाया, आंसर तो आ जाएगा, कोई दो राय नहीं है। करो मैथमेटिक्स, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। ये दो ऑप्शन दिए हैं ना, अपरेंट डेप्थ। मैं ये सोचता हूं कि भाई अगर ये ओमेगा 0 होता, नहीं घुमाते, तो ये तो ऐसे फ्लैट रहता, नहीं रहता। अगर ओमेगा 0 होता, नहीं घुमाते, तो ये फ्लैट रहता। तो रिफ्रैक्शन एट फ्लैट सरफेस, सभी को याद है कि अगर एच डेप्थ पे यहां मछली है और हम ऊपर से देख रहे हैं तो मछली थोड़ी ऊपर दिखती है। और यहां अपरेंट डेप्थ कितना होता है, जरा मुझे जल्दी से याद करके बता दो, अपरेंट डेप्थ कितना होता है बच्चा? ये एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में दिया हुआ है 4/3। अगर एंगुलर स्पीड 0 है तो अपरेंट डेप्थ क्या होना चाहिए? 3h/4।
जरा देखते हैं एक बार, ऐसे ही मन कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, खेलते हैं वो जो दिया हुआ ऑप्शन उसमें। ओमेगा 0 रखते हैं, ओमेगा इसमें 0 रखते हैं, तो ये आ गया 3h/2, ये तो हो ही नहीं सकता। ओमेगा इसमें 0 रखते हैं, ओमेगा इसमें 0 रखते हैं, तो आ गया 3h/4। ये सही हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि ओमेगा 0 के लिए सही है तो ओमेगा 1 के लिए भी सही हो गया, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं कह सकता, पर ये पक्की बात हो गई कि ये गलत है। सही हो सकता है, अगर हमने फिजिक्स नहीं किया तो हम यहां तक आए कि ये सही हो सकता है, राइट। तो अब सही हो सकता है मान लो, इसके आगे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लो 1 मिनट के लिए यार नहीं बन पा रहा है, आंसर जो तुम सॉल्व कर रहे हो नहीं मैच कर रहा है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको टिक करोगे कि नहीं टिक करोगे, क्योंकि रिस्क तो है ही, क्योंकि एक पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू के लिए तो ये सही है, बाकी दूसरे के लिए सही है कि नहीं ये कैसे पता, वो एक ही करेक्ट हो तो ये भी तो हो सकता है, तो इन दो में से एक करेक्ट ही है ऐसा तो नहीं है, हाँ, इसलिए ये करेक्ट हो सकता है। और पर्सनली अगर मैं एग्जाम हॉल में गया हूं, तो मैं ऐसे में टिक मार दूंगा, क्योंकि 2 ऑप्शन एक ही चीज के बारे में दिए हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक गलत एक सही है, मैं टिक मार दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी मार देना ऐसे, पर काफी हिंट मिल चुका है, एक तो सही है ही मेरा, और ये मैं जज कर चुका हूं कि ये गलत है, ये सही होने के पूरे चांस दिख रहे हैं, तो टिक कर सकते हैं, या बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो इतना ही करके छोड़ दो यार। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं तो सिर्फ राजा मंत्री की कहानी आपको सुना रहा हूं। आइए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2020 का ही जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2020 का ही, पिछला क्वेश्चन भी था, ये भी क्वेश्चन है। A student skates up a ramp that makes an angle of 30 डिग्री with horizontal। एक लड़का यहां से स्केट शूज पहना हुआ है और वो ऐसे रैंप के ऊपर चढ़ना शुरू करता है ऐसा। ही स्टार्ट्स एज शोन इन द फिगर, यहां से स्टार्ट किया, एट द बॉटम ऑफ द रैंप विद स्पीड v0, यहां पे उसकी स्पीड है v0। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना v0। अब तो शायद तुम लोगों का दिमाग चलने भी लगा होगा, कुराफाती दिमाग, और मुझे लगता है कि अब तुम में से बहुत सारे लोग ऐसी कुछ कुराफात करके आंसर देने की कोशिश भी कर लोगे। तो पूरा क्वेश्चन समझ लो, वीडियो पॉज कर देना, करो कुराफात, अरे पहले नहीं किया तो क्या हुआ, अभी कुराफात करो, देखो तो कुछ मजा आता है क्या, बहुत मजा आएगा, आओ देखते हैं। हाँ, तो इसको हमने v0 स्पीड से, एक स्केट्स पहना हुआ बच्चा है जो v0 स्पीड से इस रैंप के ऊपर चढ़ता है, एंड wants to turn around over a semi circular path xyz of radius r। यहां जाता है और यहां पे आके वो एक सेमी सर्कुलर पाथ में टर्न करने की कोशिश करता है। ये सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, ड्यूरिंग विच ही रीचेज ए मैक्सिमम हाइट h एट पॉइंट y। और जब वो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ में टर्न करने की कोशिश कर रहा है, जब वो सेमी सर्कुलर पाथ में टर्न कर रहा है, उस समय इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम हाइट पे होता है, ग्राउंड से हाइट h पे होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। मतलब इस पॉइंट की वर्टिकल हाइट जो है वो h है, एज शोन इन द फिगर। एज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाइएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय हिज हर वेट ओनली। दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, assumption, assume that energy loss is negligible, मतलब एनर्जी को आप कंजर्व्ड मानिए, नो फ्रिक्शन ऐसा सोच के चलिए, है ना। एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल, एंड सेकेंड थिंग, assume that force required for his turn at the highest point, सिर्फ इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पे टर्न के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, इट इज प्रोवाइडेड बाय वेट ओनली। मतलब मोटा मोटी बोल रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, वेट जो है उसी का एक कंपोनेंट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ऐसा मान लो, फ्रिक्शन बहुत छोटा है ऐसा मान लो, ठीक है। अब आपको फिर से यहां पे देखेंगे तो 2 तरह की बातें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया है, ये बेसिकली क्या है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट में रिलेशन, राइट। और दूसरा पूछा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड
सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। चलिए पहले जरा इसको देखिए, प्लीज यहां ध्यान से देखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ही इस पॉइंट पे आए, एक्स सेमी सर्कुलर पाथ शुरू, आप जस्ट इस पॉइंट पे, मतलब आप सर्कल पे चलना शुरू हो चुके हैं। तो जब आप सर्कल पे चलना शुरू हो चुके, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, हाउ कैन इट बी 0? कोई भी चीज सर्कल में चलेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना भाई। एक्स जैसे ही एक्स पे पहुंचे, सर्कुलर पाथ शुरू, तो बोल भी रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कल में घुमाने वाला फोर्स, वो 0 कैसे हो सकता है? तो ये तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। ओह, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। ये r रेडियस के सेमी सर्कल पे जब हम घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, r तो फिक्स्ड, mv फिक्स्ड, v तो कॉमन सेंस, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड घटती जा रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, स्पीड घट रही 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 है। यहां पर जो भी स्पीड है उससे कम स्पीड है आगे, क्योंकि और हाइट पे जा रहा है। तो इस सेमी सर्कल को अगर मैं गौर से देखूं तो इस सेमी सर्कल पे सबसे ज्यादा स्पीड तो यहीं पे है और यहां पे भी है, सेम स्पीड, सेम हाइट पे आ गए। तो जब स्पीड सबसे ज्यादा है यहां पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे बड़ा होगा ही होगा। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, जब सर्कल में घूम रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इट इज मैक्सिमम एट एक्स एंड जेड। बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो भाई क्या है, स्पीड ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे पैदा हो रहा है, ये सब कहां पूछा गया है? सीधा पूछ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगी। अब आते हैं ऑप्शन ए और बी पे। राजा मंत्री याद कर लो, राजा मंत्री याद कर लो। नहीं समझ में आ रहा, मान लो कैसे बनेगा, 1 मिनट के लिए। पूछा क्या है पहले तो समझना पड़ता है कि पूछा क्या है। V0 इज ए गिवन क्वांटिटी, तो बेसिकली H और R में रिलेशन, ऐसे ही कुछ पूछा है ना। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो वेट का कंपोनेंट कोई प्रोवाइड कर रहा है और वेट के अलावा कोई फोर्स नहीं। तो भाई वेट का कंपोनेंट जो इस इंक्लाइन प्लेन की प्लेन में बॉडी पे लग रहा है वो mg sin थीटा है। mg sin थीटा मतलब mg/2 इस केस में, बिकॉज दिस 30 डिग्री। इस प्लेन में एकमात्र फोर्स जो उस आदमी के ऊपर लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो mg/2 है इस पॉइंट पे। दिस इज द ओनली फोर्स विच प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, इजंट इट? सो mg/2 हैज टू बी इक्वल टू mv²/r। समझिए बात को। तो क्वेश्चन को अगर हम एक्चुअली सॉल्व करने जाएंगे तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, स्पीड निकालेंगे, फलाना ढमकाना, नहीं करते। हम ऐसे सोचते हैं यार कि h 0 होगा तो क्या होगा, मतलब ये लड़का जैसे ही इस इंक्लाइन पे आया, यहीं पे अगर सेमी सर्कल में घूम रहा होता, बल्कि ऐसा सोचो, टेंशन क्यों लेना, ऐसा सोच ही लो ना कि इस इंक्लाइन थोड़ी बड़ी ही थी 1 मिनट के लिए, ऐसा मान लो यहां पे स्पीड टॉप पॉइंट पे ही V0 था। समझो मेरी बात को। अगर इस H को मैं बिल्कुल 0 कर दूं, जब यहीं पे ये वाला पॉइंट है बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, 1 मिनट के लिए सोचते हैं, अगर H की वैल्यू 0 कर दूं, अगर H की वैल्यू 0 कर दूं तो जरा देखना तो क्या इक्वेशन आ रहा है, इन दोनों से देखना, जरा ध्यान से देख रहे हो, तुम खुद सोचो। चलो H की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो क्या होगा, जरा H की वैल्यू 0 मतलब जो स्पीड से उसने इंक्लाइन पे इन किया उसी स्पीड से सर्कल में अभी घूम रहा है। ऐसा सोचो, या तो इंक्लाइन को थोड़ा और लंबा कर लो और ऐसा सोचो कि यहीं पे टॉप मोस्ट पॉइंट, यहीं पे सेमी सर्कल बन रहा है और स्पीड यहां पे V0 है। ठीक है, 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि ये वाला पॉइंट जो है वो यहीं पे H0 पे, 1 मिनट सोचो। लड़का जैसे ही इन हुआ उसके पहले से ही वो सेमी सर्कल में घूमना शुरू कर चुका है, 1 मिनट मानो। तो भाई स्पीड जो है वो यहां पे तो V0 ही रहेगी। तो फोर्स कितना है, mg/2, यही फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं। दिस इज इक्वल टू mv0²/r। mg/2 is the force which is equal to mv0²/r, which means v0² is equal to gr/2। अगर ये सेमी सर्कल एकदम बॉटम पे ही होता तो V0² किसके बराबर होता, gr/2
2 के बराबर। √3/2 GR होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है H0 होने से। तो हमें यह समझ में आ गया फिर से कि ये ऑप्शन H = 0 के लिए सही लग रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। पहले यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो हमें यहां पे स्पीड मिल जाएगी, और mv² r को mg sin थीटा मतलब mg/2 लिख देंगे तो क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आ जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, रुकिए एग्जाम में, क्वेश्चन पे थोड़ा नज़र ही फेरिए, क्वेश्चन को निहारते रहिए, ऐसे सोचते रहिए कि यार H0 होगा तो क्या होगा, R0 होगा तो क्या होगा, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं, तो R0 होने से क्या मतलब हुआ, R∞ होने से क्या मतलब हुआ? सोचिए, कुछ भी सोचिए, ऐसा देखिए कुछ फर्क पड़ता है क्या? अब R0 लेने से तो दोनों इक्वेशन एक जैसे, कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा। H0 लेने से हाँ यार समझ में आ रहा है फर्क। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस, हम एग्जैक्ट फिजिक्स नहीं भी जानते तो भी कॉमन सेंस। यहां पे भी देखिए, इसका सिर्फ पार्ट 2 देख लेते हैं, पार्ट 1 तो बहुत आसान है। ये 2007 का IIT का क्वेश्चन है। मैं कई ऐसे एग्जांपल्स और दे सकता हूं आपको, कुछ जस्ट सेलेक्ट किए हुए एग्जांपल है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर, ये थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर हैज ए रेडियस r and height L0 height, radius r. Okay. The cylinder is open at its bottom and has a small hole at its top. नीचे खुला है, ऊपर में एक छोटा होल है। होल है मतलब यहाँ पे एयर है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अ पिस्टन ऑफ मास m, ये मास m का पिस्टन है, विच इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द टॉप सरफेस। यहां से L डेप्थ पे ये पिस्टन है। एज शोन इन द फिगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, मतलब यहां पे हवा का प्रेशर है P0। यहां तो एटमॉस्फेरिक हवा है ही क्योंकि नीचे से पूरा खुला है, P0, राइट। पहला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, इट इज क्वाइट सिंपल। दूसरे पार्ट पे आता हूं मैं। वाइल द इस पिस्टन को अगर यहां से छोड़ दें तो बिकॉज पिस्टन का कुछ वेट है, बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, ये नीचे चल पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स है, यहां भी फोर्स है, वो दोनों तो नलीफाई हो गए। तो इनिशियली जैसे ही छोड़ोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो जी ही होगा। अब जरा पढ़ते हैं क्या बोलता है। While the piston is at a distance 2L from the top, ये पिस्टन जिस समय 2L डिस्टेंस पे है टॉप से, मतलब ये नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये L नहीं 2L डिस्टेंस पे जिस समय है, उस समय द होल एट द टॉप इज सील्ड। ये डिस्टेंस 2L है, उस समय इसको बंद कर दिया, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर जो है ट्रैप हो गई। यही इसका अर्थ निकल के आता है। द पिस्टन इज देन रिलीज्ड, इस पोजीशन से पिस्टन को छोड़ दिया, जा भाई जहां जाते हो। शुरुआत में यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर खत्म पिस्टन पे, तो mg एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, पिस्टन तो नीचे गिरेगा भाई। रिलीज टू ए पोजीशन वेयर इट कैन स्टे इन, अगर यहां छोड़ देंगे तो चलेगा, पर क्वेश्चन कह रहा है द पिस्टन इज देन रिलीज्ड टू ए पोजीशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। चलो इसको थोड़ा और नीचे आने देते हैं, ऐसा इसको थोड़ा यहां नीचे आने देते हैं और अब अपना हाथ हटा लेते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में टिक गया। क्यों टिका होगा इक्विलिब्रियम में? तो क्वेश्चन बहुत आसान है एक्चुअली। क्यों टिका होगा इक्विलिब्रियम में? क्योंकि ये गैस जो है वो एक्सपैंड हो गई तो यहां प्रेशर कम हो गया। यहां प्रेशर कम हुआ, यहां तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अरे है कि नहीं है? नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? पिस्टन इज देन रिलीज्ड टू ए पोजीशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। इन दिस कंडीशन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द टॉप इज, एक्चुअली पिस्टन का एक वेट है, ये प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर इनटू एरिया, जो ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा था वो थोड़ा कमजोर हो गया। नीचे से ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही फोर्स लग रहा है। शुरुआत में ये और ये बराबर थे, छोड़ देने से जी एक्सेलरेशन से गिरेगा, पर इसको नीचे लाके छोड़ा, ये एक्सपैंड हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जब कम हो गया तो ये वाला फोर्स कम हो गया, लेकिन ये और ये मिलके
डाउनवर्ड फोर्स मिलके ये फोर्स के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम संभव है। तो क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व कर दिया, एक्चुअली फिजिक्स लगा के सॉल्व कर दिया। पिस्टन इज देन रिलीज्ड टू ए पोजीशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। इन दिस कंडीशन द डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द टॉप इज। इस पोजीशन में यहां से पिस्टन की दूरी, ये जो भी बोले इसको x बोल लेते हैं, ये x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन बावजूद इसके आप इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे, मुझे पता है अभी भी नहीं लिख पाएंगे कि इन ऑप्शंस के फॉर्म में कैसे लिखें। फिर से वही कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यार थोड़ा चलो वही ताला छू के तो देखें ये खुलता है कि नहीं। आइए छूते हैं, ऐसे सोचते हैं भाई अगर पिस्टन मासलेस होता तो, पिस्टन अगर मासलेस होता तो क्या होता, पिस्टन का मास अगर 0 होता तो क्या होता, अगर पिस्टन का मास 0 होता तो क्या होता, तो इक्विलिब्रियम कहां बनता। पिस्टन का मास अगर 0 होता तो ये शुरुआत के पोजीशन में, ये जो 2L डेप्थ पे छोड़ा था, यहां हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पिस्टन का मास अगर 0 होता तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होते, चलता ही नहीं, जहां छोड़ा था वहीं रह जाता। तो ऊपर से इसकी डेप्थ कितनी होती, 2L। अगर पिस्टन का मास 0 होता तो आंसर कितना आना चाहिए, 2L, है कि नहीं। जरा देखो तो पिस्टन का मास 0 रखने से 2L आया क्या, नहीं आया, कहां आया 2L, 0 रखते हैं 2L आया क्या, 2L आया क्या, आ गया 2L। पिस्टन का मास 0 रखने से ये कैंसिल 2L, दिख रहा है तुम्हें। पिस्टन का मास 0 रखो तो, पिस्टन का मास 0 रखो तो 0 रखो 2L, पिस्टन का मास 0 रखो तो 2L। इसका मतलब ये सरासर गलत ऑप्शन है। सिंपल, मैं ये बता रहा हूं आपको कि भाई हम फिजिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मुझे ये दिखाई दे गया कि इन 3 में से कोई एक सही होगा। ये तो साफ साफ नेग्लेक्टेड ऑप्शन है। अब क्या मैं फिजिक्स नहीं कर पा रहा हूं, 3 मेरे हाथ में है, क्या मैं टिक मारूंगा। ऐसे केस में फिर से कॉमन सेंस, ठीक है मैंने राजा मंत्री सब कुछ कर लिया, कुछ और कर सकते हो तो करके देख लो, कुछ और कर सकते हो तो करके देख लो, कोई और अकल लगा सकते हो तो वो भी अकल लगा के देख लो। पर अल्टीमेटली ये सब करने के बाद अगर मैं यहीं तक पहुंच पाया तो क्या मैं टिक करूंगा। अब आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं करूंगा यार, नेगेटिव मार्क है, और मैं 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर लेता हूं किसी तरीके से तो मैं टिक मार दूंगा किसी एक में, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है तो बहुत रिस्की है, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। एक ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया किसी तरीके से, फिजिक्स तो मुझे आती ही नहीं, मोटा मोटी बस बातें समझ में आती है, उसकी बेसिस पे मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करूंगा, अरे क्या करूंगा, अब मैं नहीं टिक करूंगा। कोई और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, लगा लो दिमाग। जैसे हम ये सोच सकते हैं, ये मैं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, सोचो 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 सोचो, बहुत मजेदार बात है, पर अब खुद से सोचो। अब ये सोचो कि यार अगर पिस्टन का मास बहुत बड़ा हो तो क्या हो, अगर पिस्टन का मास बहुत बड़ा हो, 1 मिनट के लिए सोचिए, बहुत बड़ा हो तो क्या होगा, कब कैसे बैलेंस होगा। ये पिस्टन का मास mg बहुत बड़ा है, ये एक्सपैंड होता जा रहा है, 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 नीचे गिरता जा रहा है। मान लो इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं, एक्सपेंशन होने से यहां प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बहुत दूर चले तो यार प्रेशर 0 हो गया, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो। बहुत नीचे लेके चले गए इसको तो यहां प्रेशर जो है 0 हो जाएगा। जब वहां प्रेशर 0 हुआ उस समय भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा अगर mg P0 A से बड़ा है। मतलब जो mg है
वो अगर बड़ा है इस एटमॉस्फेरिक फोर्स से, तो वहां भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। या जस्ट इक्विलिब्रियम तब संभव होगा जब ये दोनों बराबर हैं। मेरी बात को समझना, अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि बहुत दूर नीचे जाने के बाद इक्विलिब्रियम आता है, L इज ए लार्ज नंबर जहां पे जाके, X इज ए लार्ज नंबर जहां पे इक्विलिब्रियम आता है, मतलब यहां का प्रेशर तो नेग्लिजिबल मान लेना, तो mg वेट के बराबर हो गया ना, सॉरी mg जो है वो इधर से जो प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो गया ना भाई। तो जब mg इसके बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंफिनिटी। जरा मजेदार बात है, सोचना, mg अगर रियली में P0 इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर अगर हुआ तो वेट को तो ये फोर्स बैलेंस कर देगा। तो अगर यहां रत्ती भर भी प्रेशर हुआ तो डाउनवर्ड फोर्स बन जाएगा जिससे कि ये चलता ही रहेगा। हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम तब संभव होगा जब यहां प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर mg P0 इंटू एरिया के बराबर है तो इक्विलिब्रियम तो वही होगा ना जब यहां से कोई प्रेशर ना हो। तो यहां प्रेशर नहीं होने की कंडीशन क्या है कि ये जो गैस का वॉल्यूम है इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, मतलब ये x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। अब जरा देखो तो अगर mg ठीक ठीक इसके बराबर, सॉरी अगर mg ठीक ठीक इसके बराबर हुआ, बच्चा पार्टी ठीक से देखो, अगर mg ठीक ठीक इसके बराबर हुआ तो जो x है वो इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अब देखो तो, अब इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, एकदम परफेक्ट आंसर तक पहुंच गया। अगर mg वेट के बराबर है तो ये इंफिनिटी है, यही आंसर है, बाकी कहीं इंफिनिटी नहीं। हो गया, एकदम परफेक्ट आंसर तक पहुंच गया, कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। तो मेरे अप्रोच को फॉलो करो। मैं एकदम बच्चों की तरह सोच रहा हूं। पहले मैंने कुछ लगाया, जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में चेक करने की बात चल रही है, जैसा आप समझ रहे हैं। पहले मैंने कुछ कंडीशन लगाया जिससे मुझे यह समझ में आया कि ये नहीं होगा, पर 3 में से कोई सही है। तो अगर मैं इतना ही सोच पा रहा हूं तो मैं टिक नहीं मारूंगा, मैंने ये समझाया आपको। फिर थोड़ा और अगर कॉमन सेंस राजा मंत्री, फिर से कॉमन सेंस और चला, कुछ और कंडीशन अप्लाई करके आपने देखा तो देखा यार यही तो सटीक आंसर है, तो बन गई ना बात। कहां मैंने फिजिक्स किया क्या, सॉल्यूशन किया क्या, कितने इक्वेशन लिखे बता दो तुम मुझे। सारे बुक्स में देख लो कितने इक्वेशन लिखे हैं, बहुत किताबों में सॉल्यूशन है, बहुत यूट्यूब चैनल पे भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ, मैं भी क्लास में पढ़ाऊंगा तो बेटा ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मजबूरी है आईआईटी की, ताकि बहुत सारे लोगों के पेपर आसानी से चेक हो सके। तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, पर हम एग्जाम हॉल में गए हैं तो वहां काहे का ईगो, किस बात का ईगो। अरे जैसे आंसर आ जाए वैसे पता लगाना है एग्जाम हॉल में। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, तो देखो ना भाई, एक और देख लो। चलो आओ देखो, ये 2008 आईआईटी जेईई, ओके। स्मॉल स्फेरिकल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बबल, स्मॉल स्फेरिकल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बबल, स्फेरिकल बबल, मोनोएटॉमिक गैस भरा हुआ है जिसमें गैस का गामा दिया हुआ है, इज ट्रैप्ड इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। दिस इज ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल जिसके अंदर एक गैस बबल है। Assume that the bubble does not exchange any heat with the liquid. बबल में जो हवा है वो लिक्विड के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं करती है। बबल कंटेन्स n मोल ऑफ गैस, मान लिया। द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द बबल इज एट द बॉटम इज T0। गौर किया जाए, व्हेन द बबल इज एट द बॉटम, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द बबल व्हेन इट इज एट द बॉटम इज T0। द हाइट ऑफ द लिक्विड इज h एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0। नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन, ऐसा क्वेश्चन कहता है, नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन। अब आते हैं, फिर से इसके पार्ट ए को छोड़ देता हूं मैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, हाँ, जस्ट आई एम लिविंग दैट पार्ट। इस पार्ट पे सिर्फ आते हैं, ओके। ये कुछ अलग से आ गया है, आई एम सो सॉरी, इसको छोड़ दीजिए। ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें आप पहला पार्ट कर लोगे, खुद से पढ़ो। when the gas bubble is at a height y, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, पैसेज टाइप। when the gas bubble is at a height y from the bottom its temperature is, यहां से y हाइट पे इसका टेम्परेचर क्या होगा।
अरे ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि बच्चे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। अरे रुको, देखो तो सराउंडिंग को, ताले को जाके देखो तो क्या है क्या, जरा ऑप्शंस को तो देखो। अरे यार बड़ा, ये दोनों एक जैसे कुछ दिख रहे हैं, ये दोनों कुछ एक जैसे दिख रहे हैं। ए भाई, y की वैल्यू 0 पे तो टेम्परेचर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है T0। y अगर 0 है तो टेम्परेचर क्या है, T0 क्वेश्चन में लिखा है। y 0 लिखने से टेम्परेचर T0 आना चाहिए ना। y 0 लिखने से T0 तो नहीं आया, y 0 लिखने से T0 तो नहीं आया। अरे ये दोनों तो साफ साफ गलत है। साफ साफ गलत है। y 0 लिखने से यहां, y 0 लिखने से यहां क्या आया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। द गैस बबल इज एट हाइट टेम्परेचर इज, y 0 लिखने से ये कैंसिल हो गया। देखिए T0, y 0 लिखने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, T0। अब उलझन हो गई। अब यहां सिर्फ पावर 2/5 और पावर 3/5 का फर्क है। तो बेटा ये दो ऑप्शन में से कोई सही होगा। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन मेरा बता रहा है। इसके आगे जानने के लिए ऑफ कोर्स आपको थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का वो इक्वेशन पता होना चाहिए जो यहां अप्लाई किया जाना है। पर इतने सिंपल ऑब्जर्वेशन से मैं यहां तक पहुंच गया कि ये दो आंसर नहीं है। अब मैं पर्सनली रिस्क लूंगा। अगर मुझे नहीं आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां रिस्क ले लो, मैं ये बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन अगर आता है तो करो, पर इन दो में से कोई एक आंसर होगा, ये तो तय है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुमने इतना सिंपल ऑब्जर्वेशन राजा मंत्री का खेल खेला, ताला को चेक किया और समझ गए कि अच्छा भाई ये दो में से कोई सही है। नहीं आ रहा है, आगे नहीं बन पा रहा है, तो मारो ना टिक। या टाइम 1 मिनट बचा है, या आखिरी क्वेश्चन है, तो मारो ना टिक। समझे क्या? इस बात को याद रख पाओगे? एग्जाम देने जब जाओगे तो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही सारा कुछ जो पढ़ के आए थे सारे फॉर्मूले नहीं लिखने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझो, सारे ऑप्शंस को समझो, ए बी सी डी सारे ऑप्शंस को समझो क्या लिखा है। एकदम रिलैक्स कर करके गहरी गहरी सांस लेके एक एक ऑप्शन पे विचार करो। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में चेक कर सकते हो तो करो। इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर लिखे हैं तो सबसे पहली नजर तो डायमेंशंस पे फेरना चाहिए कि यार डायमेंशनली तो सब सही है, एक जैसे हैं कि गड़बड़ है। मोटा मोटी डायमेंशंस देख लेंगे, रो जी एच और प्रेशर ये सेम है, ये प्रेशर प्रेशर कैंसिल हो गया, टेम्परेचर है, ओके डायमेंशन ठीक लग रहा है। सभी टर्म के डायमेंशन एक जैसे हैं, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन तो नहीं है। अब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन है क्या, अरे भाई यहां तो सीधा लिखा है कि y 0 होने पे टेम्परेचर T0, तो y 0 रख के देखो ना कि टेम्परेचर T0 आ रहा है कि नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? पहले भले ही मुझे सॉल्यूशन करना आता हो तो भी मैं ये सब सोचूंगा, पहले मैं अपना फोकस नैरो कर लूंगा। अब मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या ढूंढना है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्या इतना टाइम होता है? जी हां, इतना ही टाइम होता है, खूब टाइम होता है। पिछले 8-10 साल मैंने कभी नहीं सुना अपने जीवन में कि किसी बच्चे ने जेई एडवांस या IIT जेई में 100% स्कोर किया है, किसी ने नहीं किया। तो जो सबसे कठिन क्वेश्चन है उसको तो ऑफकोर्स छोड़ना ही है, पर जो बहुत कठिन क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस में एक बार चेक करने की कोशिश तो कर लें, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिल जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे समझ सकते हैं, आंसर सही मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि तुम्हें 20 वीडियो में मैंने जो मैसेज देना चाहा है उसको ठीक ठीक समझा है। उस मैसेज को अगर कुछ गलतफहमी है, मैसेज को कुछ गलत तरीके से समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं इस वीडियो का कमेंट्स जरूर पढ़ लूंगा ताकि तुम कुछ गलत मत समझ जाओ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।